गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीट के बारे में पढ़ा था और हीट से पहले हमने पढ़ा था थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट का थर्मल इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि बेसिक लाइफ में हम देखते हैं कि जब हम फैन को या बल्ब को ज़्यादा लंबे टाइम तक ऑन पोजीशन में रखते हैं तो जैसे ही हम उसे ऑफ करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसका रीजन क्योंकि हमने लंबे टाइम तक उसमें क्या फ्लो करवाया था, करंट फ्लो करवाया था, उसमें लंबे समय तक करंट फ्लो हुआ था और उस करंट की वजह से वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। उसी को हम कहते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस इफेक्ट पर गीजर, इलेक्ट्रिक रॉड, टोस्टर आदि वर्क करते हैं। और फिर हमने हीट का फॉर्मूला डेराइव किया था, तो हीट का फॉर्मूला आया था H = VIT और H = I²RT। और ये दोनों फॉर्मूले वर्क के भी थे क्योंकि वर्क एक एनर्जी होती है, वर्क और एनर्जी सेम चीज है, सेम वैल्यू है, और हीट एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। अब देखिए, हमारे पास एक लास्ट फॉर्मूला आया था H = I²RT। तो इससे कुछ 3 रूल्स निकल के आते हैं। तो देखिए क्या है। नंबर फर्स्ट, हीट इज डायरेक्टली proportional to the square of flowing current, तो देखिए इस फॉर्मूले से सबसे पहले हमारे पास जो लॉ आया वो आया कि हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली यहां पर क्यों नहीं आया, क्योंकि इनवर्स जब होता है जब अपॉन में लिखा होता है, यहां पे इनवर्स नहीं होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने लैंग्वेज में क्या लिख दिया कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या लिख सकते हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I²। इसका मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शन कभी भी आ जाए तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा हीट भी इंक्रीज होगी, करंट डिक्रीज होगा तो हीट भी डिक्रीज होगी। अब देखिए सेकंड लॉ, हीट इज डायरेक्टली proportional to the resistance। हीट जो है वो रेजिस्टेंस के भी कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में आप देख सकते हो R मल्टीप्लाई में है, अपॉन में नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। नंबर थर्ड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, और इसको आप लिख सकते हो H प्रोपोर्शनल T। तो देखिए ये तीनों कहां से आए, ये इस फॉर्मूले से आए कि हीट जो है वो I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हीट टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू अपॉन में होती तो हीट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता। अब 3 laws are called Joule's law of heating। तो देखिए यहां पे एक लॉ आ गया किसका, जूल का।
तो ये जो तीन लॉ मैंने आपको बताए थे, इन तीनों लॉ को क्या कहा जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। दोबारा समझिए, हमारे पास लास्ट फॉर्मूला हीट का आया था H = I²RT। इसमें से हमने तीन लॉ फाइंड किए कि हीट फ्लोइंग करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, हीट टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। इन तीनों लॉज को क्या कहा जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। तो लिख लीजिए इसे। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो हीट का हमने फॉर्मूला फाइंड किया है VIT और I²RT, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यस, अब देखिए, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कि 50 ओम नाइक्रोम रेजिस्टेंस कॉइल इज connected with a battery of 10 volt. If current is passed in the circuit for 1 hour, then calculate the generated heat. Calculate the generated heat. तो देखिए, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसे दोबारा एक बार रीड कीजिए। ए 50 ओम नाइक्रोम रेजिस्टेंस कॉइल। तो देखिए 50 ओम, ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की। तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास R की वैल्यू जो कि है 50 ओम। इसके बाद आप देखिए कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस। इफ करंट इज पास्ड इन द सर्किट फॉर 1 आवर, 1 आवर मींस टाइम, टाइम आपके पास दिया हुआ है 1 आवर, और हमें टाइम किसमें जरूरी होता है? सेकंड में, क्योंकि टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसीलिए इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो देखिए 1 आवर में मिनट होती है 60 और 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो कितना आंसर आएगा इसका? 3600 सेकंड। ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करनी है हीट। हीट को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखिए हीट के दो फॉर्मूले होते हैं, H = VIT और H होता है I²RT। क्या होता है? I²RT। अब देखिए अगर इस फॉर्मूले पे चलते हैं तो हमारे पास V की वैल्यू है, T की वैल्यू है, लेकिन I की वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से इस फॉर्मूले पे जाते हैं तो R की वैल्यू है, T की वैल्यू है, लेकिन I की वैल्यू नहीं है। तो आप इन दोनों फॉर्मूले में देख सकते हो कि हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या जरूरी है फाइंड करना? करंट की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले में करंट लिखा हुआ है, जबकि हमारे पास करंट की कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी।
तो हमारा पहला वर्क क्या हुआ, करंट की वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए कैसे आएगी, वाई ओम्स लॉ, वाई ओम्स लॉ, बी इक्वल टू होता है आई आर। बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10 वोल्ट और आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आर की वैल्यू है 50 को इधर ट्रांसफर कर दो, मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में। 0 से 0 कट हो गई तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 एम्पियर आ गई। तो ये आ गई हमारे पास करंट की वैल्यू। अब आप देख सकते हो फर्स्ट फॉर्मूले में देखें तो b की वैल्यू गिवन है, i की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और t की वैल्यू हमारे पास है। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, h इक्वल टू क्या होता है, BIT। तो b की वैल्यू है हमारे पास 10, i की वैल्यू अभी फाइंड की थी 1/5 और टाइम की वैल्यू है 3600। 5 से ये कट गया 2 टाइम्स, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 0 2 6 12 कैरी 1 2 3 6 और 1 7। अब हमने फाइंड किया हीट, और हीट क्या होती है, एनर्जी, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7200 जूल। तो ये इसका आंसर होगा। दोबारा समझिए, आर की वैल्यू गिवन थी, बी की वैल्यू गिवन थी, टी की वैल्यू गिवन थी, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हमारे पास h के दो फॉर्मूले होते हैं, h इक्वल्स टू BIT, h इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। हमने यहाँ पर देखा b और t की वैल्यू है पर I की नहीं है, इसी तरीके से r और t की वैल्यू है, I की नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम है I की वैल्यू फाइंड करना। ओम्स लॉ में v इक्वल्स टू होता है IR, तो हमने यहाँ से I की वैल्यू फाइंड कर ली और जैसी I की वैल्यू आई हमने हीट का फॉर्मूला यूज कर लिया। तो इस तरीके से हीट की वैल्यू हमारे सामने आ गई। लिख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो देखिए इलेक्ट्रिक का मतलब यहां पे क्या है, करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, करंट। और पावर का मतलब कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। पावर को क्या कहा जाता है, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, तो यानी कि वर्क किया जा रहा हो किसको फ्लो करवाने में, करंट को फ्लो करवाने में। यदि करंट को फ्लो करवाने में कोई वर्क किया जाता है तो उस वर्क को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट और पावर का मतलब होता है कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। तो इसीलिए करंट को फ्लो करवाने के लिए जो वर्क किया जाता है यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। द वर्क डन बाय ए कंडक्टर इन to flow the current in unit time is called इलेक्ट्रिक पावर। उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक पावर।
तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इक्वल टू हो गया वर्क अपॉन टाइम। क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में जो वर्क किया जाता है करंट फ्लो करवाने के लिए उसे क्या कहते हैं, पावर। पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, वर्क को W से, टाइम को T से। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए वी नो W इक्वल टू होता है BIT और W इक्वल टू होता है I²RT। ये हमने थर्मल इफेक्ट में रीड किया था। तो इनके अकॉर्डिंग यदि हम फॉर्मूला बनाएं तो P इक्वल टू W की जगह क्या पुट करेंगे, BIT। अपॉन में क्या लिखा हुआ है T, T से T कट गया तो P का फॉर्मूला क्या आ गया, BI आ गया। इसी तरीके से W की जगह लिख दिया जाए I²RT। अपॉन में लिखा हुआ है T, T से T कट गया तो सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया, I²R। तो ये P के अदर फॉर्मूले बन जाएंगे। तो देखिए पावर क्या होती है, वर्क होता है जो कि कंडक्टर के द्वारा किया जाता है करंट को फ्लो करवाने के लिए इन यूनिट टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू W अपॉन T। अब हमने थर्मल इफेक्ट में पढ़ा था W का फॉर्मूला BIT और I²RT। तो W की जगह जब हमने BIT पुट किया तो पावर का फॉर्मूला आ गया BI। जब हमने W की जगह I²RT पुट किया तो पावर का फॉर्मूला आ गया I²R। ठीक है। अब देखिए पावर की SI यूनिट क्या होती है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। पावर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। तो लिख लीजिए आप इसे। नेक्स्ट अब देखिए कुछ मेजर यूनिट्स होती हैं पावर की, तो उनकी वैल्यूज क्या होती है। तो देखिए यदि लिखा आ जाए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यानी कि लिखा आ जाए KW, तो उसके अंदर होते हैं 1000 वाट, 1000 वाट। यदि लिखा आ जाए A1 मेगावाट, क्या लिखा आ जाए 1 मेगावाट, तो उसकी वैल्यू होती है 10⁶ वाट। यदि लिखा आ जाए 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, तो उसकी वैल्यू होती है 746 वाट। तो ये आपको लर्न करनी है। ये कुछ पावर की मेजर यूनिट्स हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। अब देखिए अब हम इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना। फिर आज आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल ही मिलेंगे हीट के और पावर के। तो आप इसे कर लिख लीजिए। 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। वैसे भी कभी भी किलो को हटाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मेगा की वैल्यू हमेशा 10⁶ होती है। ये आपको थोड़ा अलग से याद रखना पड़ेगा कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अब देखिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है इसका, पावर के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 200
connected with a source of current of 0.5 ampere. Calculate the power of the bulb. Calculate the power of the bulb. तो देखिए भाई, हमें क्या फाइंड करनी है? पावर। और गिवन क्या हमारे पास? तो सबसे पहले आप गिवन पे ध्यान दीजिए। हमारे पास गिवन है 200 वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। V इक्वल टू दिया हुआ है 200 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है एम्पियर में, तो वो होती है करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर। हमसे वैल्यू पूछी गई है पावर की। तो देखिए मैंने अभी आपको पावर के फॉर्मूले बताए थे। P इक्वल टू होता है W अपॉन T। अब हमारे पास ना तो T की वैल्यू है ना W की है, B और I की है। तो देखिए W का एक और फॉर्मूला होता है BIT और अपॉन में लिखा हुआ है T। T से T कट गया, क्या आ गया? BI। B की वैल्यू हमारे पास है 200 और I की वैल्यू है 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 100 और पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100 वाट। देखिए V और I आपको डायरेक्ट भी बताया था। पावर का फॉर्मूला BI और I2RV था। तो चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहे इस तरीके से पुट कर सकते हो। तो ये इसका आंसर है, लिख लीजिए।